रहा करो ताकि मैं जीवन में कुछ नया कर जाऊं। मॉड्यूल का डिस्कशन रहेगा आज तक, और डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने से भी। क्यों? क्योंकि आपके लेवल पर डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी है। ले दीजिए मॉड्यूल बात कर लेते हैं। कितनी तबीयत से आपने मॉड्यूल को सोल्व किया है, कितनी शिद्दत से आपने सोल्व किया है। आ जाते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 1 पर। क्लियर? एक्सरसाइज 1 के ऊपर आ जाते हैं भाई लोग, और इनका डिस्कशन शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक किसी को डाउट है तो बिंदास पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर दिए हमने। कैसे? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टार्टिंग में। क्या पहले की नॉलेज से कैसे? पार्शियल पॉजिटिव डेवलप हो रहा है, बहुत शानदार। अगर आई लगा के दे देता तो फिर भी हो जाता। कार्बन और आयोडीन की पता है ना? मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि ये कौन होते हैं, लिविंग ग्रुप्स, और जिनके पास भी लिविंग ग्रुप लगे होते हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अपन बात करेंगे इनके बारे में। पूरा SN2 पढ़ते हो राक्षस, इनके ऊपर पूरा SN1 SN2 इन्हीं पर चलता है। चलिए अपन बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को होल्ड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है तो पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग। विच इज द मोस्ट बेसिक, कार्बन ही बदल रहा है क्या? ये क्या फर्जी क्वेश्चन है भाई, ये कुछ नहीं मतलब हो सकता। देखिए एल्काइल ग्रुप्स के अंदर पूरी बातें जो होती हैं वो आर पर भी डिपेंड करती हैं, कौन आर है और कितने आर हैं। तो ये आप अगर इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं मोस्ट बेसिक अमंग द फॉलोइंग इन गैस फेज कर दो, फिर आपका आंसर जो सोच रहे हो आ जाएगा। वो नहीं दिया तो अपन उनसे लड़ नहीं सकते ना, अपने थोड़ी पता है भाई। इन गैस फेज नहीं पता किसने बनाया, मेरे आने से पहले के बने हुए सब इन गैस फेज। क्लियर? अब हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 12 टू क्वेश्चन नंबर 24। देखिए मॉड्यूल को बहुत आराम से सोल्व करना आपको, क्योंकि मॉड्यूल से आपको पता चलेगा नीट किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछता है। 12 टू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज। क्या दिक्कत हुआ इसमें? पहला नहीं दिया क्या आंसर? क्या? बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अच्छा मिथाइल, मिथाइल है क्या? हाँ फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने गलत है। मिथाइल, मिथाइल है, ठीक है। हाँ हाँ फिर सही है, मिथाइल है, मुझे इथाइल दिख गया था। फिर तो 213 वाला ऑर्डर चलेगा। हाँ फिर सही, फिर सही है। 11 का फिर जाएगा आंसर अगर अपन बात करना चाहें। हाँ अबे कहाँ है भाई, तू मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। सारे प्राइमरी हैं। किसके कार्बन के बेसिस पर करेगा? मेरे को झुठला दिया राक्षस ने। कैसी कैसी बातें कर रहा है। सारे तो सारे प्राइमरी दे रहे हैं, ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है। अब इन दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं जब तक मुझे के भी वैल्यू नहीं पता होगी। राक्षस मेरे को झांसे में ले लिया। मैंने लगा कोई बात नहीं, मैं भी रायता खा के आया हूं, शायद गलत पढ़ लिया होगा, ये मेरे ज्यादा नशे में। चलिए 12 से लेकर 24 तक में किसको डाउट आया था? क्वेश्चन नंबर 16 में मैं बताता हूं आप कहां कंफ्यूज हो रहे हैं। सुनो मेरी बातों को, सब सुना करो मेरी बातों को। देखो आप ना जब ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हो तो फिर परेशान होना तुम्हारा लाजमी है।
जैसे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर Cl लगा रखा है और उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से ज्यादा दी हुई है, ये फॉर्मिक की ज्यादा दी हुई है, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इसकी वजह से जो भी सोच रहा है उसका क्वेश्चन नंबर 16 गलत होगा। मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे नहीं करता है, कभी नहीं करता है। बहुत सारे लोग मेरे को बीच बीच में आके ज्ञान देकर जाते हैं कि सर बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक होता है, ये बेंजाइल अमीन या अमोनिया, ये ज्यादा होता है। तुम्हें क्या लगता है कि एनसीईआरटी में लिखी हुई बात मेरे को नहीं पता है? अगर नहीं बताया है तो कुछ सोच समझकर ही नहीं बताया है। क्लियर? वैसे अगर अपन बात करें तो इसका कैसा इफेक्ट लगना चाहिए? माइनस है। कौन सा इफेक्ट लगना चाहिए? माइनस है। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन बात ही नहीं करनी है, इन पर स्टार लगा लगा कर आप लिखते रहते हो, नहीं पूछे जाती बातें। अपनी एक्सरसाइज 2 को एनालाइज करो, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो जो बातें मैंने जानबूझकर नहीं बताई हैं वो काम की नहीं है। एक एक चीज के डेटा याद रखते रहो। तो तुमने लिखा भी होगा तो एक्सप्लेनेशन लाओ मेरे पास। पीकेबी बेस्ड, कितनों का पीकेबी याद करोगे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34, 25 से लेकर 34। 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम। ये क्या कह रहा है राक्षस तूने? थर्ड वाले में रेजोनेंस है, बाकी सारे 100% सिंगल है। ठीक है, चलिए और बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 से 34 मॉड्यूल डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपको नहीं आया वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 से क्वेश्चन नंबर 44, 35 से 44। मैं एक बार उधर भी देख कर आता हूं, किसी ने ऑनलाइन वालों ने लिख दिया हो। नहीं लिखते, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं ऑनलाइन के अंदर, वो गलतियां बताते रहते हैं और तुम राक्षस हो, जानबूझ के नहीं बताते हो कि होने दो वायरल, इसको बढ़िया है। चलिए अब बाकी कद्दू फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, मोह माया से बहुत ऊपर निकल गया हूं। क्वेश्चन नंबर 35 से 44, 35 से 44, किसी में डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट, ये जिसका भी मॉड्यूल उसने क्वेश्चन नंबर 42 पर लगा रखा है 41, पूछना तो शर्मिंदगी क्या है? which of the following is strongest base, which of the following is strongest base। फोर्थ में गौर से देख, बाकी सबके लोन पे डिलोकलाइज्ड है। 41 क्लियर हुआ? किसका डाउट था? हो गया। 42, the least reactive chlorine is present in 41 के थर्ड ऑप्शन में। पहले लोकलाइज, डिलोकलाइज, बिल्कुल बिल्कुल, लोकलाइज लोन पेयर्स आर मोर बेसिक। देखिए 44 के 2 में, बेटा ये बात तो रियल में तो आपको बाद में समझ में आएगी। अब इसको देखिए, ये हमारे सामने जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर हेलोजन लग जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर? अब ये किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, उनमें से एक जो कॉमन रीजन है दोनों के बीच में वो बता देता हूं। यहां पर रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस होगा तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेगा तो आप जानते हैं इसके रिएक्शन करने का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। क्यों? क्योंकि रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन में Cl नॉर्मली बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो क्लोरीन को लेकर ही पूछा गया है। ये तो हो गया हमारे सामने के एक्सप्लेनेशन। अगर दूसरा एक्सप्लेनेशन देखना चाहो, अगर यहां पर Cl को निकाल दिया तो ये केटायन बनेगा, दैट इज हाईली अनस्टेबल, जो कि इंटरमीडिएट के तौर पर हम बनाते ही नहीं है, कभी नहीं बनाएंगे ऐसे केटायंस को। चलिए तो नेक्स्ट रहेगा 35 to 44 भी हो गया है, 45 to 52, 45 to 52 नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा। भाई बिंदास अपने क्वेश्चंस को पूछिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं इसके अंदर। बेसिकली हमें एक्सरसाइज 1 और 3 पर मेन फोकस रखना चाहिए, 2 पर ये देखना चाहिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ताकि हम लेवल डिसाइड कर सके। देखो तुम क्या क्या पढ़ते रहते हो, स्टेरिक एसिड, पता नहीं ये एसिड वो एसिड, कैसे कैसे पीके वैल्यू है ही नहीं, फालतू में परेशान होते रहते हो। और सारी कलाकारियां कहां तक दिखाते हैं? जीओसी तक। जब रिएक्शन मैकेनिज्म में वो अपने हाथ खोलता है तब हम समेट लेते हैं। चलिए 45 to 52 किसी को डाउट नहीं है क्या? 48, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन से वाले में डाउट है? फर्स्ट वाले में। The energy of actual structure of the molecule is lower than that of any canonical structure. Yes, real molecule
रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल टू क्लोज टू रियल, तो किसी भी से ज्यादा स्टेबल होता है रियल। आपने लिखा हुआ रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी भी सबसे कम होती है। रियल तो रेजोनेंस हाइब्रिड भी नहीं होता है, बट इट इज वेरी क्लोज टू रियल। तो रियल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा ही ज्यादा और एनर्जी कम होगी किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। चलिए नेक्स्ट 53 से लेकर 58 तक, 53 से लेकर 58 तक क्वेश्चन नंबर 51 की डिमांड आई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फिनोल में भी नहीं होगा, अबे तो 51 तो पीछे गया ना राक्षस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, ये क्या पूछ लिया बे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक, पहला एरोमेटिक है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है। 51 क्या, चलिए 53 से लेकर 58, 53 से 56, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड मैक्सिमम इनोलाइजेशन फॉर, कौन सा। मैंने आपको बोला था कि एरोमेटिक वाले में इनोल कंटेंट सबसे ज्यादा, लगभग 100% चला जाता है। लिखा भी अपन ने डाटा। इवन मैंने ये भी बताया था कि फिनोल अगर पूछे टोटोमेरिज्म करता है तो मना कर देना, क्योंकि उसका इनोल हाईली स्टेबल होता है। फोर्थ ऑप्शन सही चला जाएगा। अबे इनोल एरोमेटिक होगा इसका, आगे बात समझ में। कीटो नहीं, इनोल पूछा है तो इनोल एरोमेटिक बनेगा। एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं भाई लोगों। एक्सरसाइज सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8, तूने भी ठीक से नहीं पढ़ा राक्षस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो फोर्थ की स्ट्रक्चर बना। एनिलीन कौन होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, NH2, हाँ या ना, यस। और बेंजाइल अमीन क्या होता है, मैंने बोला था दिस इज बेंजाइल यूनिट, यहां पर NH2 लगा दे। अब बता, हो गया। चलिए स्ट्रक्चर नहीं बन पाई होगी। थर्ड का बी और सी ऑप्शन में राक्षस कितनी बार बताया है मैंने, ये एनायन की स्टेबिलिटी में वही पूछ लिए हो। ये हमारे सामने है बी और ये हमारे सामने क्या है, सी। दोनों में अगर अपन बात करना चाहें, किसी भी आयन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, EN। क्या देखते हैं, EN। देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो दोनों, सॉरी साइज, साइज तो सबकी क्या है, सेम। फिर EN भी क्या है, सेम। अब देखो ये दोनों के अंदर कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, यस। बताइए डबल बॉन्ड का कैसा इफेक्ट लगेगा, -I। इस वाले डबल बॉन्ड का कैसा इफेक्ट लगेगा, -I। और इन एल्काइल ग्रुप्स का कैसा इफेक्ट लगेगा, +I। क्लियर। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हो गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे भाई, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे। क्या रहेंगे, फ्लेक्सिबल। कभी भी रिजिड नहीं होना है कंपटीशन एग्जाम के अंदर, कभी रिजिड नहीं होना है। क्लियर, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपसे पूछे H3O+ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं है, तो यू हैव टू गो विद द ऑप्शंस, ऑप्शंस के साथ जाना ही पड़ेगा। जैसे AIPMT ने क्वेश्चन पूछा, उसमें ये भी दिया हुआ है और BH3 भी दिया हुआ है। सब जानते हैं बोरोन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स की बात भी हम करेंगे। तो उसने इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं माना और इसको इलेक्ट्रोफाइल मान लिया है। ये बोलना कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये महाबेवकूफी होगी, महाबेवकूफी, कोई मतलब नहीं है इसका। बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, H3O+, NH3, H2O, और अगर अपन बात करना चाहें BH4- या फिर अगर अपन बात करना चाहें CH3+, ऐसे। और सेट बना देता है, एक सेट बनाता है इलेक्ट्रोफाइल्स का और एक सेट बनाता है न्यूक्लियोफाइल्स का। कि बताइए कौन से सेट करेक्टली इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स लिखे हुए हैं। आप बताइए इसमें कहां जाओगे, H3O+ को कहां लिखोगे, इलेक्ट्रोफाइल में लिखोगे या न्यूक्लियोफाइल में, कहां लिखोगे, इलेक्ट्रोफाइल में। बन गया कि नहीं बन गया। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ऑथेंटिक क्वेश्चन, ऑथेंटिक। क्या, और वैकेंट का क्या लेने देना है, इलेक्ट्रोफाइल हैज नथिंग टू डू विद वैकेंट और बाइचल। करेगा हम बताएंगे तब आपको, H+ देगा ये।
BH4 माइनस इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलते हो, सोर्स ऑफ H माइनस बोलते हो। BH4 माइनस को तो आप लोग क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इट इज सोर्स ऑफ H माइनस। हालांकि ये कभी H माइनस नहीं देगा जिंदगी में, नेवर मींस नेवर, कभी फिर H माइनस नहीं देता है, ये मिथ है ये आपके लिए। और ये H प्लस दे दे तो ये सोर्स ऑफ H प्लस नहीं हो सकता। जब ये सोर्स ऑफ H माइनस होते हुए न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, तो ये सोर्स ऑफ H प्लस होते हुए इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है क्या? तो ये ऑप्शन बेस्ड आंसर्स गए हैं, हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। H3O प्लस के अलावा कोई इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, टिक मार दो, वो इलेक्ट्रोफाइल रहेगा। और मान लीजिए ऐसा फंसा कर दे दिया H3O प्लस के अलावा कोई है ही नहीं, तो फिर इसको भी टिक मारना पड़ेगा। डोंट बी रिजिड। क्लियर? चलिए, अपने एलन के टेस्ट पेपर में जब भी आए H3O प्लस को इलेक्ट्रोफाइल कभी कंसिडर नहीं किया जाएगा अपने एलन के टेस्ट पेपर में। नीट में वो डिपेंड करता है कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब इसमें सेट करो तो इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन सेट होंगे, H3O प्लस सेट होगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें CH3 प्लस। क्लियर? नीचे वाले में न्यूक्लियोफाइल में कौन जाएगा, अमोनिया जाएगा, वाटर जाएगा और BH4 माइनस जाएगा। अब एक सेट ऐसा मिलेगा जो करेक्ट आंसर जाएगा, और ये आया हुआ है किसी एग्जामिनेशन के अंदर, गलत नहीं कह सकते उसको। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है जैसे जेई के अंदर एक क्वेश्चन का जेई एडवांस अलग आंसर दे देता है, ओलंपियाड अलग आंसर दे देता है, सेम टू सेम क्वेश्चन का। तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, 9 से लेकर 16 तक हम बात करेंगे। 9 से 16 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा, 13 में 1 और 2 वो तो बता ही दिया ना बेटा, मैंने आपको लिखवाया था बकायदा, सारी बातें बता चुका हूं मैं कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन और बेंजाइल कार्बोकेटाइन में AIPMT ने आंसर किसको दिया था, बेंजाइल कार्बोकेटाइन को ज्यादा दिया था। AIPMT ने आंसर ये दिया है। अपने एलएन में भी जब भी आएगा आंसर यही जाएगा, लेकिन अपने को ध्यान रखना है कि ये भी ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे क्वेश्चन आपके पास आया तो ऑप्शन ही ना दे, ऑप्शन ही ना दे आपको जहां बेंजाइल आगे दिया हुआ है, तो फिर अपने को पता होना चाहिए ना कि ये लोचा है, अलग अलग आंसर्स आते हैं यहां पर। जनरली तो ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन AIPMT नहीं, टर्सरी ब्यूटाइल दे देगा, उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो एटलीस्ट आपको बता तो दिया, आप 50-50 तो खेल सकते हो, बाकी को तो पता ही नहीं है, वो तो बेंजाइल ही मानकर बैठे रहते हैं। अभी देखने कि -I का ऑर्डर आएगा, 2018 में आया था, दोनों सही है, नहीं दिया उसने सही, एक ही सही माना। चैलेंज भी किया, हजार रुपए भी ले लिए, फिर भी ठीक नहीं किया बच्चों से। हाँ चलिए, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 के अलावा कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट 17 से लेकर 22, 17 से लेकर 22। 17 देखिए, क्वेश्चन यहां से है ही नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट, अब आ गया ना मोस्ट करेक्ट का मतलब अप्रोप्रिएट पर जाना है। मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट फॉर ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहां पर कहां बताइए, हमने अब तक नाम भी नहीं लिया टाइप ऑफ रिएक्शन का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का यहां होने का मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आता है, लेकिन फिर भी है तो बताना तो पड़ेगा, क्योंकि मॉड्यूल अलग लोगों की समझ से बना है। देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, इसमें देखिए यहां पर लगा हुआ है Cl। क्लियर? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब मान लीजिए यहां पर SN1 होगा या SN2 होगा, तो ये लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप ऑलवेज एलिमिनेट्स विद द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एलिमिनेट होगा। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को एलिमिनेट लेकर होगा तो यहां कैसा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ कौन आएगा, पाई बॉन्ड। क्लियर? तो देखिए पहले ऑप्शन में तो एरो को हवा में फेंक दिया गया है, यूं हवा में, एरो हवा में नहीं बनते हैं, एरो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बताता है। या तो एरो एक एटम से शुरू होकर दूसरे एटम पर खत्म होगा, या बॉन्ड से शुरू होकर बॉन्ड पर या एटम पर खत्म होगा, हवा में नहीं खत्म होगा। क्लियर? तो ये तो गलत हो गया। दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरे में देखो पाई बॉन्ड खिसका दिया, क्लोरीन हटाया नहीं, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। क्लियर? चौथा भी सही हो सकता था, लेकिन उसने हाईलाइट किया हुआ है मोस्ट करेक्ट बताना है, क्योंकि Cl भी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल सकता है, लिविंग ग्रुप है। लेकिन फोर्थ से ज्यादा करेक्ट आंसर सेकंड दिखाई दे रहा है, तो उसने अपनी लैंग्वेज में खुद बोला है भाई मोस्ट बताओ तो सबसे ज्यादा सही कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से 22, 22 क्लियर हो गया कि बताऊं? 22 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 2016 में बिल्कुल एकदम फुल टू फुल मूड में चल रहा था एग्जामिनर, 2 बार कंडक्ट हुआ था।
क्लियर? एक बार कैंसिल करवा दिया था लोगों ने, कैंसिल करने के बाद और भी खतरनाक क्वेश्चंस डाले। पहली बार तो लोग एकदम पगला गए थे, फिर लगा कि री होगा तो इजी आ जाएगा, नहीं आया, दन्ना दन बढ़िया लेवल के। देखो 2016 में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आया हो, पेपर हल्का नहीं हुआ, चाहे ओसी हो चाहे आईओसी हो, कहां तक गया है वही जानता है। चलिए अब वो आता है पायरोल वाला। बेसिकली क्वेश्चन आपको समझ में आएगा व्हेन यू विल स्टडी SEAR रिएक्शंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक बार मैं ऑनलाइन वालों को संभाल के आ जाता हूं। फ्लोरो ऑर्थोफिनो क्या पूछते रहते, तो कोई काम का नहीं है। आदित्य तुम फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो। आइडोफोन पता नहीं कहाँ कहाँ, बेंजोइक एसिड की पैरा पर क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाकर एक सर कोई सा आंसर देते हैं, दूसरा सर कोई सा आंसर देते हैं, कोई मतलब नहीं है। कौन सा है? आदित्य है, राक्षस है। आपको एक साथ बता दिया जाएगा ऑनलाइन वालों को। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22 ये बता रहे हैं हम भी। नहीं नहीं, आपका जो मानना है वो बहुत सारे लोगों का मानना है, लेकिन हम उससे सहमत नहीं है, हम उससे सहमत नहीं है। सुनना हमारी बात को, हमने भी कुछ सुबह से डिस्कस किए हैं, बहुत सारे आंसर्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के आंसर आ रहे हैं। हालांकि वो आंसर दिए जा सकते हैं, बशर्ते आपको पहले से आंसर मालूम होना चाहिए। ये उसने 1 लिखा, ये उसने 2 लिखा, ये उसने 3 लिखा, ये उसने 4 लिखा और ये उसने 5 लिखा। उसने हमसे पूछा कि बताइए कौन सी पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं तो 12th लेवल से बहुत बाहर का क्वेश्चन था, क्योंकि आए हुए 6 साल हो गए अब भी समझ नहीं पा रहे इस क्वेश्चन को। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं है, और भी आगे ऐसे दिए हुए हैं। नीट 2016 में आए हुए अभी तक पल्ले नहीं पड़ते हैं लोगों के। बहुत शानदार लेवल के पेपर सेट हुए थे। अब सुनो, पहला हम देखते थे कैसे इलेक्ट्रॉन से ऐसे, जैसे मैंने खुद आपको बताया है कि एसिटिक एसिड में कहां प्रोटोनेशन होना चाहिए, तो मैंने बोला था डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर होना चाहिए, बोला था कि नहीं बोला था। एक मैंने कॉन्जुगेट एसिड बनाकर उसमें बताया था रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। फिर मैंने बताया था कि देखो यहां पर ये प्लस आर लगाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। मैंने ग्वानिडीन्स में भी ऐसे ही आपको समझाया था, प्लस आर से भी समझाया था, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से भी समझाया था। क्लियर? चलिए देखिए, जिनको जनाब आप इंटरमीडिएट कह रहे हैं ना, वो इंटरमीडिएट नहीं है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। क्लियर? अभी सुनते जाना। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। पहला हमारा यही ऑप्शन था। बहुत शानदार क्वेश्चन था, शायद ही किसी बच्चे का सही हुआ हो, शायद ही। और जिसने किया होगा वो वास्तव में जेन्युइनली बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा होगा। ये हमारे सामने है। फिर से रेजोनेंस होगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये हमारे सामने है कुछ इस प्रकार से। यहां पर आ जाएगा H डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर? फिर से नेगेटिव क्या करेगा? रेजोनेंस। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। देखिए मॉड्यूल डिस्कशन में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता हूं, क्योंकि मॉड्यूल डिस्कशन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर था पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 4, पॉजिटिव तो रहेगा। फिर से नेगेटिव रेजोनेंस करेगा, यस। नेगेटिव की अगर अपन बात करना चाहें, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। यहां पर ऑलरेडी कैसा चार्ज है? यहां पर हमारे सामने ऑलरेडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव लगा दिया है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा नेगेटिव। फिर से नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनी है वो हम वापस आ चुके हैं। जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पायरोल की बननी थी वो बन चुकी है। नंबर 1 एंड नंबर लास्ट आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है। तो जहां से चले थे वहीं लौट कर आ गए, मतलब जितनी आरएस बननी थी बन चुकी है। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है? 5। क्लियर? हम देखते हैं कहां पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आया। पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कहती है कि 3 नंबर पर नेगेटिव चार्ज है। तो तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कहती है कि 5 नंबर पर है, ये कहती है 2 नंबर पर है, ये कहती है 4 नंबर पर है। सब पर एक एक बार नेगेटिव आ गया, मतलब नहीं बता सकते, बात ही नहीं कर सकते यहां से। तो
अब बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला, जैसे ये जनाब भी बोल रहे हैं कि सर ये आंसर चला जाएगा क्योंकि ये दोनों आरएस ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों आरएस ज्यादा स्टेबल। आई टोटली डिसएग्री विद दिस, 100% मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं है इसके साथ। मैं ये सारी बातें कर सकता हूं अगर मुझे आंसर पता हो तो, कि मुझे आंसर 2 और 5 ही देना है, मैं सारी बातें कर सकता हूं, क्योंकि स्टेबिलिटी में ये सबका पापा है। आप आंसर को बिठाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आपको आंसर देना है तो मोस्ट स्टेबल आरएस से दीजिए ना, और मोस्ट स्टेबल आरएस तो ये है। इन सब की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी इससे कम है, क्योंकि सब में 4 सेपरेशन दिखाई दे रहा है हमें, और उसमें कोई 4 सेपरेशन नहीं है। तो बस ये बोल देना कि यहां पर देखो इन दोनों की आरएस की स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए 2 और 5, कुछ भी नहीं है, फर्जी है टोटली। आंसर पर तुक्का मारने की बात है कि 2 और 5 पर आंसर मारना है। यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि ऐसे नेगेटिव चार्ज से हम नहीं बता पाएंगे। अब हमें ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर जाना ही पड़ेगा, और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कहता है कि आप प्रोटोनेशन करवाइए। क्या करवाइए? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करवाने के बाद आपको क्या बनाने पड़ेंगे? कॉन्जुगेट एसिड, और जिसका कॉन्जुगेट एसिड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। चलिए हम चलते हैं वापस, अब आ जाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ में मेडिकल के इतिहास में पूछा गया आज तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था। 16 में वास्तव में एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनाए थे। नीट 2013 में भी बढ़िया बनाए थे, 16 में भी बढ़िया बनाए थे। उसके बाद वापस हल्के क्वेश्चन शुरू कर दिए, फिर तो कोविड आ गया, फिर तो बस बनाने नहीं दिया बेचारे को कि बिल्कुल आसान आसान बता। बच्चे अभी प्रेशर लेने की उम्र में नहीं है, अभी डॉक्टर ज्यादा बनाने, हमें फर्क नहीं पड़ता कैसे बन रहे हैं, कम से कम ऐसे तो बनाओ कंपाउंडर वाला काम कर दें। इस बार के महामारी में देखा गया कि डॉक्टर्स की क्या थी? बहुत ही भयंकर कमी थी। तो बनाओ, जैसे भी क्वालिटी बाद में सुधार लेंगे, क्वांटिटी तो लाओ। देखिए, अगर हमने प्रोटोनेशन नाइट्रोजन के ऊपर करवा दिया है, किस पर करवा दिया है? नाइट्रोजन के ऊपर, तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अच्छा, एक बात हमने देखी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर तो ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाई है, एक को छोड़कर सब में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर? तो नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं है, ये तो क्लियर हो गया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ही। अब यहां पर सबसे पहले बताओ इस पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या ख्याल है? लोकलाइज्ड या डिलोकलाइज्ड? आई थिंक लोकलाइज्ड। डाक्टर अभी भी डिलोकलाइज्ड बोल रहे हैं। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। sp3। बस तुम्हें आदत पड़ चुकी है कि 5 बॉन्ड बनाकर ही दिखा, फिर ही समझेंगे हम। sp3 है, इसके पास कोई पी ऑर्बिटल नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट, मान लीजिए अगर हमने प्रोटोनेशन किस पर करवा दिया है? डबल बॉन्ड पर। मैं आपको बता देता हूं बेटा, डबल बॉन्ड भी न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो तुमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई होगी ऐसे। क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए आपने यहां पर H जोड़ दिया है डबल बॉन्ड के ऊपर, कहां पर जोड़ दिया है? डबल बॉन्ड के ऊपर H को जोड़ दिया है यहां पर, और यहां पर कैसा चार्ज बना दिया है? पॉजिटिव। क्लियर? तो ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया है। यस, ये भी तो कौन है हमारे सामने? कॉन्जुगेट एसिड। H+ के जुड़ने के बाद कौन बनता है? कॉन्जुगेट एसिड, दैट इज ए केटायन। अब इस केटायन की अगर अपन बात करें तो दिस केटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, हालांकि ऊपर वाला नहीं था ऐसा। इस वाले केटायन की अगर हम बात करना चाहें, दिस केटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये है लोन पे। अच्छा पहले बताओ, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। कम से कम इसमें तो तुमने बचा लिया, नहीं आधी ज्यादा जनता राक्षस एंटी बोलते रहते हैं। ये भी कैसा है? नॉन एरोमेटिक। रीजन बीइंग sp3 आ गया, सभी के नॉन एरोमेटिक बन रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब बताइए फर्दर रेजोनेंस होगा? होगा, ये रेजोनेंस करेगा, और अगर इसने रेजोनेंस किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मामला रहेगा। नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां तक हम पहुंच गए हैं। यस। फिर मान लीजिए हमने 3 नंबर पर प्रोटोनेशन करवा दिया, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। 3 पर जोड़ेंगे तो पॉजिटिव कहां बनेगा? 2 पर। देखिए, अगर H को यहां जोड़ेंगे तो बेटा पॉजिटिव वहां बनेगा, और H को वहां जोड़ेंगे तो पॉजिटिव यहां बनेगा। तो अगर हमने यहां पर जोड़ दिया है, वी आर जस्ट मेकिंग कॉन्जुगेट एसिड्स, वी आर जस्ट मेकिंग कॉन्जुगेट एसिड्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहां पर जोड़ दिया है तो ये क्या बनकर आ जाएगा? पॉजिटिव बन गया। यस। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है? यस। यू विल फाइंड देयर इज बैक बॉन्डिंग, तो यहां पर भी रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता, क्योंकि फाइनली में जो केटायन आपके सामने बनकर आ रहे हैं, सभी के अंदर ये सब का ऑक्टेट क्या हो रहा है? कंप्लीट। क्लियर? ये देखिए, क्या इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? यस।
क्या इसमें ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? यस, प्रोटोनेशन के जस्ट बाद ही। क्या इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? यस। ये हमारे सामने बनकर आ रहे हैं सारे के सारे केटाइंस। नाउ यू हैव टू चेक। देखो फाइनली सभी में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर दिख रहा है, गौर से देखो सब में। देखो फाइनली पॉजिटिव चार्ज कहां है? नाइट्रोजन पर है। यस है, यस है, यस। क्लियर? स्टार्टिंग में कोई भी बनाओ, फाइनली रेजोनेंस करके पहुंच गया है। तो यहां पर इस पॉजिटिव को बिल्कुल भी डिलोकलाइज होने का मौका नहीं मिला। इसको एक बार डिलोकलाइज होने का मौका मिला, कॉन्जुगेशन में जाने का मौका मिला। डिलोकलाइज तो नहीं बोलना चाहिए मुझे। एक बार इसको रेजोनेंस करने का मौका मिला, इसको 2 बार रेजोनेंस करने का मौका मिला। इसका मतलब ये वाला जो केटायन है ये इन सब में से ज्यादा स्टेबल है। और ये केटायन अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ये बना कब है? जब आपका हाइड्रोजन यहां जुड़ा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि H+ उस कुत्ते की तरह जो सूंघ सूंघ के पहुंच जाता है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। तो अगर H+ यहां जोड़ने से और ये केटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? 2 नंबर पर। 2 नंबर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। और जैसा 2 है वैसा ही 5 है। यहां से देखोगे तो ऐसा चलेगा मामला। तो आंसर जाएगा 2,5। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कोई करेक्शन नहीं था, बस नीट के लेवल से बहुत बाहर, 12th के लेवल के बच्चे से बहुत बाहर। और जिसने कोचिंग नहीं की थी वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन को पूछा क्या है। छापिए, आगे बढ़ूंगा। मैंने जानबूझकर क्वेश्चन नंबर 22 आपके साथ डिस्कस नहीं किया, हालांकि मुझे पता था कि एक एक बच्चा पूछेगा, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। सुलटाओ तुम, तब तक मैं ऑनलाइन वालों के आंसर दे देता हूं। कौन सा 42 आदित्य? एक्सरसाइज बता जल्दी से। 42 तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। पंद्रह वाला कौन सा? 15 वाला? एक्सरसाइज 2 में 15। हाँ सही है। ऑप्शन नंबर 1 एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। लोकेश एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 7। अबे एक्सरसाइज 3 पे तो गया ही नहीं अभी मैं, उससे पहले की पूछो। अमन क्वेश्चन नंबर 20-21। 20-21 में कहां दिक्कत आ गई है भाई? टोटोमेरिज्म में बता चुका हूं इसके बारे में, तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में तो एराइलअमीन में अगर दिक्कत आ रही है तो बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट NH2 ग्रुप जुड़ता है या नाइट्रोजन जुड़ता है तो एराइलअमीन कहलाता है। एरोमेटिक अमीन को ही एराइलअमीन का नाम दिया जाता है। सुलटा दिया है क्या? रियल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है? ये इसकी रियल एक्सप्लेनेशन है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जब ये SEAR रिएक्शन करेगा नेक्स्ट टाइम पता क्या पूछेगा कि पायरोल में अगर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई तो कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा? 2 और 5 नंबर का। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। आप देखो बेंजीन पर OR लगा देते हैं, ऑर्थोन पैराडायरेक्टिंग क्यों बन जाता है? क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है रिंग में। तो दूसरे तरीके से पूछे जाने का तरीका यही रहेगा कि अगर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ तो पायरोल में कौन सी पोजीशन का H हटेगा? 2 नंबर और 5 नंबर। क्योंकि अभी ये सारे के सारे नॉन एरोमेटिक बन चुके हैं, जुड़ने के बाद H हटते ही वापस एरोमेटिक बन जाएगा। और एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट यही होता है कि लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी नहीं होना चाहिए। बेंजीन इसीलिए एडिशन रिएक्शन देने से अवॉइड करता है। चलिए जो छाप रहे हैं वो छापते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30। 29 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों आंसर सही हैं भाई। 29 में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। नहीं माना नीट ने अलग बात है, लेकिन गलत नहीं है ये। दोनों आंसर क्या है? सही है। अब किससे भिड़ोगे बताओ? नहीं, H3O+ में तो आप भिड़ते रहते हो, अब किससे भिड़ोगे? सही है बिल्कुल, उसने दिया है। दोनों आई के ऑर्डर एग्जैक्टली सही हैं, लेकिन एक का आंसर दिया है। अभी इसमें ये भी नहीं कह सकते कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, कुछ नहीं कह सकते। दे दिया तो दे दिया। चैलेंज भी किया, 1000 रुपए भी लगाए बच्चों ने, माना भी नहीं। वो जेई वाला ही है जो करेक्शन कर देता है, जेई एडवांस कर देता है रेफरेंस के साथ, क्योंकि जेई एडवांस की अपने रेफरेंस बुक्स होती हैं।
नीट वाले की कोई नहीं है, वो बोलता है एनसीईआरटी, ब्रैकेट में लिखता कभी मानूंगा कभी नहीं। चलिए 1000 रुपए तो ठग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 32। देखिए 31 की लैंग्वेज कितनी प्यारी है, फंस गए आप। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट, क्या हुआ? मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट मतलब लेस लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड, मतलब लिस्ट बेसिक, खत्म। ऐसा बोलना मोस्ट एसिडिक होगा सही नहीं है, मत कॉन्सेप्ट को बिगाड़ो। बेसिक स्ट्रेंथ को एसिडिक स्ट्रेंथ से क्यों कंपेयर कर रहे हो? मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब होता है वो लोन पेयर जो लेस अवेलेबल हैं। क्लियर? आप बताइए किसके? वाटर के तो 100% अवेलेबल हैं, और अगर अपन बात करें अल्कोहल में भी, ईथर में भी, फिनोल वाला लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, खत्म। 2 कौड़ी का क्वेश्चन। लेस मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट का मतलब होता है लेस लाइकली टू बी प्रोटोनेटेड। जैसे अपन ने एरोमेटिक रिंग में लिखा था ना, लिखा हुआ है लोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स आर लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। जो डीलोकलाइज होगा उसको पहचानना कहां पर है बहुत मुश्किल होता है। तो यही है क्वेश्चन नंबर 32। फिर से बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सुलटा दिया जनता को जिन्होंने रीअरेंज करके आंसर दिया। जो केटाइन दिया है वैसा ही कंपेयर करना होता है। बहुत सारे बोलते हैं सर इसमें तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा, तो रीअरेंजमेंट के बाद यही केटाइन रहेगा कि दूसरा बन जाएगा? तुमसे पूछा किसकी स्टेबिलिटी थी, तुम बताकर किसकी आ रहे हो? तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 3 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्या डाउट आया 32 में? क्या हुआ? पहले, सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए पहले वाले में अल्फा एच कितने हैं? 3, दूसरे वाले में कितने हैं? 4, तीसरे वाले में कितने हैं? 5, और चौथे वाले में कितने हैं? 2, खत्म। रेजोनेंस हाइपर इंडक्टिव। अपन ने तो एप्लीकेशन सेपरेटली पढ़ी नहीं है भाई, इसीलिए नहीं पढ़ी है क्योंकि कोई नहीं बताएगा हमें इंडक्टिव देखना है, हाइपर देखना है कि रेजोनेंस देखना है। यहाँ तो सारी बातें अलग अलग करते हैं, फिर वहां पर अपने को धकेल दिया जाता है, फिर बच्चा परेशान रहता है कि मैं कैसे सोचूं। मैंने सोचने के लिए मास्टर रखा था। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7, एक क्वेश्चन नंबर 7 पहले पूछा जा चुका है ऑनलाइन वालों की डिमांड पर। पहले आप बता दीजिए एक्सरसाइज 3 1 से लेकर 7, एक्सरसाइज 3 1 से लेकर 7, एक्सरसाइज 3 1 से लेकर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जहां तक मुझे याद आ पा रहा है ये एआई ट्रिपली में आया हुआ क्वेश्चन। उसमें पूछा आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म, और इसका आंसर जाना चाहिए केवल 1। इसका आंसर केवल क्या जाना चाहिए? 1। फिनोल टोटोमेरिज्म नहीं करता है, ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखती हैं। ये 100% इनोल कंटेंट में रहता है। इवन अगर अपन बात करना चाहें तो कुछ ये जहां तक एआई ट्रिपली का आंसर है, मुझे लग रहा है केवल एक ही आंसर दिया था, 2 नहीं दिया था उसने, क्योंकि उसमें सिंगल परसेंट वही आता, सिंगल चॉइस, मल्टीपल का आता नहीं है, मोर देन 1 करेक्ट का। तो इसमें आंसर उसने फर्स्ट दिया था। अब अपने मॉड्यूल में पता नहीं क्या दिया हुआ है, मेरे हिसाब से पहला ही आंसर जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16। 12th क्वेश्चन काट दीजिए भाई, कोई लेना देना नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 का कोई लेना देना नहीं, कॉन्सेप्ट बनाने की बजाय बिगाड़ देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बना, क्वेश्चन नंबर 11 बन गया है। चलिए पता है HCN की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से क्या होती है? ज्यादा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम, क्योंकि HCN में यहां पर मैंने आपको बताया था कि पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? ये इस वाले से ज्यादा एसिडिक होता है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कैसा होता है? sp3। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये sp3 नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप शिकार हो चुके हैं गलत फहमी का। क्या आप बता सकते हैं इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, और sp2 वाला इसका पापा निकलेगा इनमें। आगे बात समझ में? तो कार्बोक्सिलिक एसिड HCN से ज्यादा एसिडिक होते हैं। नो नीड टू रिमेंबर द पीके वैल्यू, पूरा एसिडिक बेसिक पढ़ा है, कहीं पीके वैल्यू नहीं रटवाई है मैंने। थ्योरेटिकल क्वेश्चन करना, हमें पीके वैल्यू से मतलब भी नहीं है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में किसी को डाउट है क्या? तो ये हमारा था मॉड्यूल का डिस्कशन। 14 नंबर, 14 में क्या पूछ लिया है?
हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डिलोकलाइजेशन ऑफ एक्सेप्ट, कौन से वाले में डाउट है? ऑप्शन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू डायरेक्टली अटैच्ड अनसैचुरेटेड सिस्टम। सही है ये तो। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की तरफ डिलोकलाइज हो जाते हैं, इसकी बात कर रहा है ये वाला, इस वाले की बात कर रहा है भाई। तो ये इधर डिलोकलाइज होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल। उसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड टुवर्ड्स डायरेक्टली अटैच्ड पॉजिटिव चार्ज कार्बन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन है तो जाहिर सी बात है उसका ऑक्टेट क्या होगा? इनकम्प्लीट, पी होगा ही होगा उसके पास। तो ये तो कार्बोकेटाइन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया भाई साहब। कौन से वाला हो गया? कार्बोकेटाइन वाला हाइपर कॉन्जुगेशन हो। अब इसको डिलोकलाइजेशन सही तरीके से, ठीक है, बात नहीं करना मेरे को, ये लीजिए। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें डायरेक्टली अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड का मतलब रेडिकल आ गया है। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन टुवर्ड्स डायरेक्टली नेगेटिवली चार्ज बोला था, लोन पेयर और नेगेटिव के केस में नो हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मॉड्यूल डिस्कशन अपना हो चुका है। नाउ यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द रेस। GOC क्यों रेस नहीं करनी क्या? आप कर लिए तो बढ़िया बात है, नहीं किए तो उसको सोल्व करना शुरू करेंगे। और फिर अगर अपन बात करना चाहें तो किसको सुलटा देंगे? ग्लांस, केमिस्ट्रेटिक ग्लांस आपके पास दी हुई है। जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा सब्जेक्ट में। थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है। देखो कहीं भी क्वेश्चन में थ्योरी पूछी गई आपसे नहीं, सीधा क्वेश्चन आता है। तो थ्योरी 20%, क्वेश्चन प्रैक्टिस 80% होनी चाहिए। अब बता दीजिए आखिरी में कहां तक खेला जा चुका था? स्टेबिलिटी सुलटा दिया था क्या? बस इतना ही है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहने वाला है? बॉइलिंग पॉइंट हमारे सामने रहने वाला है। BP इसको हम बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, अगर दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का आपको बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है बेटा, तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा। इफ यू वांट टू रीड आउट ऑल दिस कंटेंट तो ये दिया हुआ है चैप्टर हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के अंदर। चैप्टर हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स के अंदर ये सारी बातें कर रखी है NCERT ने। तो मान लीजिए एक हमारे सामने है सिस कॉन्फ़िगरेशन वाला, एक हमारे सामने है ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन वाला। क्लियर? तो अगर हमें इनका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना पड़ जाए तो आप बताइए डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा रहेगा? इसका। ये किसका ऑर्डर है? डाइपोल मोमेंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। हमेशा सिस का ज्यादा रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ही ज्यादा रहेगा जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। दैट्स ऑल। ये हमारे सामने बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। लास्ट बचता है मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पैकिंग एफिशिएंसी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसकी ज्यादा होती है? ट्रांस। ट्रांस में गजब की पैकिंग एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका ट्रांस का ज्यादा रहेगा। किससे? सिस से। आप जानते हैं ट्रांस के अंदर अगर कभी भी आपने शादी विवाह में काम किया है या बिना काम किए खाना खाने गए हैं और टाइम से पहले पहुंच गए तो टेंट वालों को चेयर लाते हुए आपने देखा होगा। ऐसे ढेर सारी चेयर रख के लाता है। कितनी भी चेयर रख सकते हो, बस नीचे वाले की टांगे मजबूत होनी चाहिए। गजब की यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी होती है। वही वो पतीले वतीले भी लेके आते हैं, देखा? तो पतीले सिस कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं ऐसे, एक पतीला, फिर उसके अंदर ज्यादा दूसरा पतीला, या ज्यादा तीसरा पतीला, बस फिर उसके बाद वो लड़कने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा बचता है इनमें। तो सिस में पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है और ट्रांस की पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होती है। इट मींस मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू सिस। नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आपसे पूछे एक हमारे सामने ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, एक हमारे सामने सिस कॉन्फ़िगरेशन में है, मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन कर दीजिए, देन ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से क्या रहेगा? ज्यादा। दैट्स ऑल। सर इज देयर एनी एक्सेप्शन? नो, ट्रांस का ही ज्यादा मिलेगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर अपन बात करें तो नीट बहुत हल्के लेवल पर क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक। और जब हाई फाई पूछता है ना, जैसे 2016 में पूछे, कट ऑफ बहुत नीचे गई थी, क्योंकि पायरोल वाले क्वेश्चन का फर्क ही नहीं पड़ा आने और ना आने, सबने छोड़ दिया।
पेपर जितना टफ होगा ना, सिलेक्शन अपना उतना आसान होगा, क्योंकि अगर कोई टफ क्वेश्चन हमने किया और गलत हो गया तो हमें केवल 1 नंबर का नुकसान होगा, क्योंकि दूसरों ने उसको किया ही नहीं है। लेकिन इजी में हमने किया और गलत हो गया तो आपको 5 का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे ने सही किया उसको। इसलिए अब देखो, एक एक नंबर पर रैंक कितनी ऊपर नीचे जाती है, पहले नहीं जाती थी। 2 टॉपर्स के बीच में 5-10 नंबर का गैप आता था, रैंक में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता था, 10-10, 20-20 नंबर पर। अब 10-10, 20-20 नंबर पर तो सिलेक्शन रुक जाते हैं। क्लियर? तो इजी पेपर का यही सबसे ज्यादा नुकसान है। 2+2 पूछेगा तो क्या कोचिंग वाला करेगा और क्या स्कूल वाला करेगा। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है कि बच्चे ने अगर जिंदगी में कभी भी पढ़ाई किया तो आंसर देगा। तो जो कितना भी इंटेलिजेंट है और या लो लेवल का स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता, 2+2 पूछ लेता है, बताओ 4 सब करेंगे। क्लियर? चलिए, हाँ देखो उसने भी आंसर दे दिया है। पहली बार बोला लगे वो क्लास में कि सर आपने लेवल इस बार दिया है मेरे को। मैंने सोचा इससे पहले क्या ही बताऊंगा आपको। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ जीआई। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आप अपने पूरे एक्सरसाइज को देखिए, कभी भी आज तक ना उसने सिमेट्रिकल से केस नहीं उठाया है। और हम रिंग में भी पता करते रहते हैं। वो अलग बात है कि हमें पता नहीं है, 3 की तक रट लिए हैं कि 3 में तीनों बराबर 1 लगे हुए हैं तो 2 बन जाएंगे, 1 बदल दिया तो 3 बन जाएंगे, दोनों बदल दिए तो 4 बन। याद कर रखे हमने। ऐसे 3 की नहीं, 4 रिंग में भी होते हैं, 5 में भी होते हैं, 6 में भी होते हैं। अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स जाकर पढ़ना है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल अगर हमारे पास आएगा, ध्यान से सुनना, तो हम 2 टाइप के मॉलिक्यूल्स देखते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। बेटा एक मॉलिक्यूल मिलेगा सिमेट्रिकल और एक मिलेगा अनसिमेट्रिकल। सबसे पहले हमारे सामने रहेगा अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल और एनसिमेट्रिकल के केस में सबसे ज्यादा स्टीरियो आइसोमर बनते हैं। मैंने जीआई की बात नहीं की, टोटल अगर अपन बात करना चाहें, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2n। और टोटल स्टीरियो भी 2n ही बनेंगे। बस उसमें n एड ऑन हो जाता है। अभी केवल हम आरआरएस लेंगे, उसमें कायरलिटी सेंटर या स्टीरियो सेंटर काउंट हो जाएगा, बस फर्क इतना है। तो किसी भी कंपाउंड के सबसे ज्यादा स्टीरियो आइसोमर किसके होते हैं? अनसिमेट्रिकल के। और मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर कितने हो सकते हैं? 2n। अब आपको लगेगा कि सर यहां भी आपने 2n को मैक्सिमम बोला है। जब आप टोटल स्टीरियो काउंट करवाओगे जिसमें ऑप्टिकल भी आने लगेंगे तब भी आप 2n बोलते हो। तो यहां पर n हमने कुछ लिमिटेड रखा है, वही आरआरएस रखे हैं जो जीआई कर सकते हैं। जब हम ऑप्टिकल पढ़ लेंगे तो कायरलिटी सेंटर को भी n में काउंट करना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर किसी भी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, वो 2n हो सकते हैं, n से ज्यादा किसी के नहीं हो सकते। सर हाउ आई विल आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल? देखिए रियलिटी में अगर मैं बात करना चाहूं तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट की बात करना चाहें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री फर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें उन पर जाना नहीं है। आपको बस इतना देखना है, अगर दिए गए कंपाउंड में नंबरिंग केवल एक ही साइड से हो सकती है, दिए गए कंपाउंड में नंबरिंग का केवल एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। अगर आपने पहले ही पता लगा दिया है कि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अभी से ऑप्टिकल की बातें शुरू हो गई हैं, अगर आपने पहले से ही पता लगा लिया है कि ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो फिर उसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं हो सकता। उसमें आपको पीओएस सीओएस देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले पता लग जाएगा इसमें नहीं है। को अगर सिमेट्रिकल है तो फिर उसमें पीओएस सीओएस मिलेगा। क्लियर? तो अनसिमेट्रिकल की खास बात है, नंबरिंग केवल और केवल एक साइड से ही की जा सकती है, आपको आगे बताया जाएगा। दूसरे मॉलिक्यूल हमारे सामने होते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो उनमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? पीओएस भी हो सकता है, सीओएस भी हो सकता है। तो सर सिमेट्री एलिमेंट तो आपने पढ़ाया ही नहीं है, अभी तक की जरूरत भी नहीं है। जिनमें दोनों साइड से नंबरिंग होती हुई दिखाई दे जाए, तुम्हें लगे कि इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी सबको सेम नंबर मिल रहे हैं, उधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो भी सबको सेम नंबर मिल रहे हैं, इसका मतलब उसमें सिमेट्री एलिमेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? सिमेट्री एलिमेंट। तो उस मॉलिक्यूल को हम अभी के लिए सिमेट्रिकल कंसीडर करते हुए चलेंगे। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। इफ n इज इवन, n हमारे सामने क्या है? इवन। इफ n इज इवन, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसमें टोटल स्टीरियो आइसोमर 2n से कम बनेंगे, हमेशा कम बनेंगे।
अगर n इवन है तो टोटल GI हमारे सामने क्या बनकर आएंगे? टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 2 raised to power n minus 1 प्लस 2 raised to power n minus n by 2 minus 1, ये रहेगा इफ n इज इवन। क्लियर? p में नहीं लिखवा रहा हूं, मॉड्यूल में p करके लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं है, पहले p याद करो फिर n याद करो, सीधा यहीं पर है। फिर अगर अपन बात करना चाहें इफ n इज, अगर अपन बात करें कैसा है ऑड, तो फॉर्मूला कैसा रहेगा? देखो थोड़ा सा फर्क आएगा। टोटल GI, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to power n minus 1, देखो दोनों सेम है, हाँ सर, प्लस इधर भी प्लस, ओके, यहां पर रहेगा 2 raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाई 2। नाउ हाउ टू रिमेंबर इट? बहुत आसान है। देखिए अब अगर अपन बात करना चाहें 2 की पावर में होल नंबर आना चाहिए भाई, 2 की पावर 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो हम बता सकते हैं। अगर अपने पास नहीं आया, इंटीजर या होल नंबर नहीं आया, तो फिर 2 की पावर फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में आइसोमर होते नहीं है कि 3.5 आइसोमर है भाई, मतलब आधा कंपाउंड आ रहा है उसमें। या तो आपके पास किस में आएगा, होल नंबर में आंसर आएगा, या इंटीजर के अंदर नंबर में आंसर आएगा। फ्रैक्शन में आइसोमर्स के आंसर नहीं आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 2 की पावर हमारे सामने पूरी पूरी आनी चाहिए। अगर n इवन है, आप बताइए किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जा सकता है? यस, तो पहले इसमें 2 से डिवाइड कर दो, फिर -1 कर देना, इवन है तो। यहां पर n कैसा है? ओड। ओड नंबर को कभी भी 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी भी ओड नंबर में से 1 माइनस कर दो, किसी भी ओड नंबर में से 1 माइनस कर दो, किसी भी ओड नंबर में से 1 माइनस कर दो, क्या बन जाता है? इवन बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो अगर ओड है तो पहले n-1 करो, इवन बनाओ, फिर पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, आपके आंसर हमेशा क्या आने लगेंगे? सही। तो रटने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा कब होगा? अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एग्जैक्टली दोनों क्या है? सेम। इवन है तो पहले 2 से डिवाइड करो, फिर -1 करो। ओड है तो पहले उसको -1 करके इवन बनाओ, फिर 2 से डिवाइड कर दो। बहुत आसान है, याद रखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिखिए, where n is the number of RRS which shows GI। छापने के बाद लिख देंगे n हमारे सामने वो RRS हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। छाप दीजिए, मैं दोबारा बोल दूंगा, पहले जो छाप लीजिए पूरा। where n is the number of RRS। अबे मास्टर का रिमोट कंट्रोल ले रखा है तुमने, एक बोलता है बोल दे, एक बोलता है नहीं अभी नहीं बोलेगा। बुजुर्ग लोगों के बीच में भेज दिया है। नहीं, मैं अपनी मर्जी से बोलूंगा, कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी भी होनी चाहिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो मजे लेने हैं सर, नाराज हो गए तो थोड़ा और कर दे। सुलटा दिया है क्या? लिखिए, where n is the number of RRS which shows GI। where n is the number of RRS which shows GI। टोटल RRS नहीं है, अगर कोई RRS GI नहीं कर रहा है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, चलिए सुलटा दो मैं इसको। कैलकुलेट करने आपको टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आज तक का इतिहास में जब भी क्वेश्चन आया है अनसिमेट्रिकली आया है, और हम फालतू में क्या होते रहते हैं? परेशान। फिर बोलते हैं मैं बहुत परेशान हूं। जानबूझकर परेशान होना होता है, पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कैसे। पढ़ रहा अंधाधुंध, कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ भी, इससे पढ़ लूं उससे पढ़ लूं, नीट में आ रहा है बस वो नहीं पढ़ूं, बाकी सब पढ़ लूं। ऐसे में फाइल सुलट जाएगी। बार बार आपको एक ही बात बोलता हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। और ये जितना जल्दी तुम्हें समझ में आ जाएगा उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। हालांकि एंथ्यूज के बच्चे को ये समझ में नहीं आता है, उसको लगता है ये पढ़ाना नहीं चाहता। इस पे भरोसा मत कर भाई, अगर आ गया क्वेश्चन गलती से तो तुम कई साल पढ़ चुके, तुम्हें पता है कि जितना आता है उतना पढ़ा के चल रहा है। और ट्रस्ट तो वैसे आजकल किसी को किसी पर नहीं है, वर्ड ही ऐसा है, ट्रस्ट मी पे ही ट्रस्ट नहीं है। हाँ, मेरा दर्द पहले सुना करो तुम। आप दर्द छेड़ो सर, आपके सहारे हमारे दर्द भी बाहर निकलेंगे। ये देखिए इंस्टा की रील देख देख के अलग हो रहा है सैंडी।
4 क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। मतलब पॉसिबिलिटी का मतलब अनसिमेट्रिकल के केस, सिमेट्रिकल के नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन नीट पूछ सकता है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। 2, 3, 4 के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, लेकिन अपने माइनर मेजर में दिखाई देते हैं भाई, हमें उनमें भी स्कोर करना पड़ेगा, वरना पता चला मेजर में अपना स्कोर डाउन चला गया, सुलट जाएगी फाइल अपनी। कॉन्फिडेंस का ही खेल है पूरा का पूरा। बताइए पहले वाले, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? मॉलिक्यूल कैसा है? अनसिमेट्रिकल। सर आपने कैसे पहचाना? अबे राक्षस देख, इधर से इधर जाके देख एक बार, और इधर से उधर आके देख, दोनों चीजें सेम दिख रही है क्या? इधर किनारे वाले कार्बन पर कौन है? फ्लोरीन, और उधर कौन है? नंबरिंग उधर से शुरू होगी। दैट्स ऑल, क्लियर। अनसिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू बताओ, क्या ये जीआई करेगा डबल बॉन्ड? यस। क्या ये भी करेगा? यस। तो एन की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो टोटल जीआई बता दीजिए कितने रहने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स 2 raised to power 2 is equal to 4। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वाले में बताइए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल कहां से नजर आ रहा है भाई? इधर से देख, इसके जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, इधर से देख, यहां पर तो बीच में कार्बन है, दोनों सेम कहानी नहीं है। सो मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल हमारे सामने है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हमारे सामने है। अब दूसरा काम रहेगा वैल्यू ऑफ एन फाइंड आउट करना। बताइए सबसे पहले, क्या ये पाई बॉन्ड जीआई करेगा? यस। क्या ये पाई बॉन्ड जीआई करेगा? यस। क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? यस। अब मेरी बात को भाई लोगों ध्यान से सुनना। रिंग के केस में, जीआई के केस में फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है, पर्टिकुलरली जीआई के केस में तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब केवल रिंग 2 एटम की वजह से जीआई, केवल 2 की वजह से। अगर 3 एटम की वजह से जीआई हो गई, देन फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल। फिर दिमाग चलेगा, फॉर्मूला नहीं चलेगा। जैसे आप जानते हैं, क्या यही 2 एटम्स की वजह से रिंग में जीआई हो रहा है? यस। तब आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं और रिंग की वैल्यू एन ले सकते हैं, एक आरआरएस की तरह काम करेगा रिंग। तो रिंग की वजह से एन कितना हो जाएगा? 1। एक डबल बॉन्ड की वजह से एक और एक डबल बॉन्ड की वजह से एक और। सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू क्या रहेगा? 3। क्लियर। चलिए, तो अगर अपन बात करें टोटल जीआई, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारे सामने कितने आएंगे? 2 raised to power 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। नहीं, मैंने तो 8 ही लिखा है, तुम 6 पे टिक मार के आओगे बाद में। आने वाली गलती बता रहा हूं मैं तुम्हें। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को गौर से देखिए, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल। वैल्यू ऑफ एन बताइए। अनसिमेट्रिकल हमारे सामने है। यस। देखो इधर सीधा डबल बॉन्ड है, वहां पर एक छोड़कर डबल बॉन्ड है, यहीं से पता चल रहा है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, वैल्यू ऑफ एन कितनी बताई आप लोगों ने? देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? यस। क्या ये डबल बॉन्ड भी जीआई करेगा? यस। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा? डिपेंड्स ओनली ऑन रिंग साइज। फिर बताइए, क्या रिंग भी जीआई करेगी? जी हाँ। और रिंग 2 एटम की वजह से कर रही है? यस सर। देन फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो यहां पर एन की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि ये आरआरएस जरूर है लेकिन ये जीआई नहीं करेगा। क्लियर। तो 2 raised to power 3 वापस से कितना हो जाएगा हमारे सामने? 8। 6 मत कर देना, सुलट जाएगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए, क्या हम फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं? जी हाँ, डेफिनेटली आप फॉर्मूले की मदद ले सकते हैं। यहां पर 2 एटम की वजह से रिंग जीआई कर रही है, एक तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, यहां भी 2 एटम की वजह से कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी जीआई करेगा, और ये कभी भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं करता है। हालांकि ट्रिपल बॉन्ड आरआरएस जरूर है लेकिन जीआई नहीं करता है। क्लियर। सो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल अंधा इंसान भी बता सकता है इसको। तो वैल्यू ऑफ एन हमारे सामने कितनी रहने वाली है? 3। फिर से 2 raised to power 3 is equal to 8। नेक्स्ट मॉलिक्यूल को गौर से देखिएगा भाई लोगों, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अबे राक्षसों, नंबरिंग यहां से होगी बस, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पर आएगा और यहां से डबल बॉन्ड पहले नंबर से। हालांकि ये डबल बॉन्ड जीआई करने के लायक नहीं है, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। 2 raised to power 3 इज इक्वल टू क्या रहेगा? 8। मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटा दीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, नीट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है।
अगर ईमानदारी से पूछो तो। लेकिन ये क्वेश्चंस आप लोग करते रहते हैं, आपके टेस्ट पेपर में आते रहते हैं, नीट उन तक कभी नहीं जाता है। अपनी एक्सरसाइज 2 को देखकर अपने एग्जामिनर का लेवल डिसाइड करें। जब आप एग्जामिनर को पहचान लेते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अपन अंधाधुंध पढ़ते रहते, पता ही नहीं है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। और मैं बार बार आपको बोलता हूं, क्या खाना है से इंपॉर्टेंट क्या है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि अभी चलती क्लास में अगर पेट खराब हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, बाथरूम तक नहीं जा पाओगे। और भूखे भूखे तो पूरी क्लास भी निकाल दो, क्या पता। तो क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। मैं बताऊंगा तेरे कौन बनाई पेपर। राक्षस ऊपर वाले एंथ्यूज वाले एकदम चिल कर रहे हैं अभी, तो उन पर ध्यान ना दे। वो घूम फिर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कुनाडी को। और तुम्हारे वो दिन जा चुके हैं। तुम जाओ, कॉलेज की राह देखो, पढ़ो और निकलो। इस बार तो तुमको हॉस्टल वालों ने बोल दिया होगा, भैया जी रूम खाली कर देना प्लीज। 3 साल से एक ही किराए पे रह रहे हो, ना रूम खाली करते हो ना किराया बढ़ाने देते हो। चलिए बस, इससे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, जल्दी से बताएंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहले बताओ, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। इधर से इधर चला जा एक जैसा, इधर से इधर आ जा एक जैसा। क्लियर। अभी तक हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब तक डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताएगा हम किसी से नंबरिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू बाद में देखेंगे, पहले मॉलिक्यूल हमारे सामने आ चुका है सिमेट्रिकल। एक बात बताऊं सर, सिमेट्रिकल है ना, तो 2⁻n से कम आएंगे इसमें। n कितना है 2, तो 2⁻n कितनी होनी चाहिए थी 4, 4 से कम आएंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के अंदर। ये डबल बॉन्ड जी करेगा, यस। ये डबल बॉन्ड जी करेगा, यस। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितनी रहेगी 2। अब n बताइए इवन है या ओड, क्योंकि सिमेट्रिकल में ये भी चेक करना पड़ता है, इवन। तो टोटल जी बता सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर्स क्या रहेंगे, 2⁻n-1, 2 - 1 प्लस 2⁻2 डिवाइडेड बाई 2 - 1। तो ये हमारे सामने आएगा 2⁻1 प्लस 2⁻0 इज इक्वल टू 2 + 1। पूरा लिखूंगा, मेडिकल वाले हो तुम। टोटल कितना आएगा 3। किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1। नेक्स्ट बताइए, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है कि अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, इधर से चला जा उधर से चला जा, बिल्कुल सही। मॉलिक्यूल हमारे सामने है सिमेट्रिकल। क्लियर। एन की वैल्यू बताओ जल्दी से। क्या ये पाई बॉन्ड जीआई करेगा, यस। क्या ये पाई बॉन्ड भी जीआई करेगा, यस। क्या रिंग भी जीआई करेगी, यस। इंपॉर्टेंट ये है, क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है, हाँ। 2 ही एटम है रिंग में जो जीआई करवा रहे हैं, मींस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। सो वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू कितना रहेगा 3। इवन है कि ओड है, ओड है सर, तो ओड वाला फॉर्मूला लगा दो। टोटल अगर अपन बात करना चाहें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो 2⁻³ - 1 प्लस अगर अपन बात करना चाहें 2⁻, हमारे सामने रहेगा 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2⁻² प्लस 2⁻1। 3 में से 1 गया 2, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, तो ये हमारे सामने कितना आ जाएगा 6। दैट्स ऑल। तो ये हमारे सामने बातें हो गई हैं, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने हो सकता है बेटा इससे भी आगे पढ़ा हो, लेकिन काम का नहीं है। आपने ऐसे वाले क्वेश्चंस भी किए होंगे, यहां पर Cl, यहां पर Cl और यहां पर Cl, इसके 2 बनेंगे। क्लियर। फिर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Br, इसके 3 बनेंगे। फिर अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर Cl, यहां पर Br, यहां पर I, इसके कितने बनेंगे 4। यहीं तक पढ़ा है, अभी बाकी है। यहां पर अगर अपन बात करें पीएच, यहां पर अगर अपन बात करें पीएच, यहां पर COH, यहां पर COH, ये बनेंगे। फिर अगर अपन बात करें तो ये भी आ जाएगा, यहां पर पीएच, यहां पर पीएच, यहां पर COH, यहां ऐसे 5 की रिंग, ऐसे ही 6 की रिंग। क्लियर। काम के नहीं। तुमने यहां तक पढ़ के लगा कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो बहुत आगे है, काम का नहीं है। इवन ये अपनी रेस में दिया हुआ क्वेश्चन है, बेंजीन क्यूब, सॉरी 3 मेंबर्ड रिंग पर 2-3 Cl लगाकर, काम का नहीं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे, 1 से 1.5 पेज छोड़कर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक पेज तो एटलीस्ट छोड़ दीजिए। अरे पेपर में अच्छा क्वेश्चन आ जाए, अपने में आ जाए, किसी और फेज में आ जाए, कहीं लगे तुम्हें ये क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि आखिरी टाइम पे नोटबुक ही पढ़ते हैं, पेपर कोई नहीं देखता। तो अगर अच्छा क्वेश्चन लगे तो लिख लिया आपने, या आपने कहीं से कोई सोल्व किया और आपको लगा कि यार ये तो सर ने नहीं करवाया, ये तो आने लायक है, तो लिख लीजिए। क्लियर? तो जगह तो खाली होनी चाहिए। फिर तुम इधर उधर लिखते हो, फिर बाद में लिखा हुआ समझ नहीं आता है। इतना खर्चा हो रहा है, 10-20 और रुपए लग जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन आता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये हमारा लास्ट पार्ट रहेगा आइसोमेरिज्म का, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेक्चर वेक्चर मत गिना करो, तुम पढ़ाने दो बस। क्लियर? यहां से पूरा लिंक आपका होगा, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो ये पूरा दिया हुआ है चैप्टर एल्काइल हैलाइड के अंदर। चैप्टर एल्काइल हैलाइड के अंदर 12th एनसीईआरटी में बहुत गजब लेवल पर उसने चीजों को लिखा है, शानदार लेवल पर लिखा हुआ है। क्लियर? तो दो बातें होती है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, मैं आपको बता देता हूं चैप्टर में हम कैसे कैसे डील करेंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बनते हैं। एक पूछा जाता है ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा। दोनों चीजें बेहद अलग है। ऑप्टिकल एक्टिव होना एक अलग चीज है, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना एक अलग बात है। तो पहले हम इनको डील करेंगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, केवल इसको डील करेंगे। क्लियर? उसके बाद आखिरी में हम पढ़ेंगे कि कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना ये अलग क्वेश्चन है, और ऑप्टिकली एक्टिव होना ये अलग क्वेश्चन है। ये आपके दिमाग में डे 1 से ही क्लियर होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लाइट को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, अलग अलग टाइप का बिहेवियर लाइट को लेकर वो शो करते हैं, और उसी टाइप के कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया जाए तो प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन में कोई चेंज नहीं करते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो चेंज कर देते हैं। क्लियर? हम ये सारा पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि इन सभी का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। क्योंकि एक एनेंशियोमर वो काम नहीं करता है, दूसरा कर देता है। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री बदल जाए तो ड्रग का एक्शन बदल जाता है। आर वाला ड्रग वो काम नहीं कर पाता, एस वाला कर देता है। जैसे आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस वाले का, ट्रांस वाले का नहीं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि ग्रुप किस प्रकार से स्पेस में अरेंज्ड हैं, इसलिए हम इन सब चीजों को पढ़ते हैं। इनिशियली हमारे पास केवल और केवल एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही ऐसी चीज थी जिससे हम पता लगा सकते थे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, केवल एक्सपेरिमेंट से ही। लेकिन लेटर ऑन रिसर्च वर्क हुआ और हम थ्योरेटिकली भी पता लगाने लगे कि कंपाउंड कोई ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। थ्योरेटिकली हम पता लगा लेंगे, लेकिन हम थ्योरेटिकली ये नहीं पता लगा पाएंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। जैसे आप जानते हैं स्टार्टिंग में कोविड आया तो हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, बहुत पैनिक हो गया था, बहुत डर भी गए थे हम लोग, और केवल एक ही था आरटीपीसीआर, कि किसी को भी है तो तुरंत आरटीपीसीआर करवाएं। बोलते कि नहीं बोलते? हल्के से भी लगे तुरंत आरटीपीसीआर करें। लेकिन धीरे धीरे हमने उस पर काम किया, डॉक्टर्स ने समझा और बाद में बोला कि आपको हर बार आरटीपीसीआर करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये सिम्टम है मींस आप कोविड पॉजिटिव हैं। विदाउट आरटीपीसीआर आप मान लीजिए आप कोविड पॉजिटिव हैं। तो देखिए थ्योरेटिकली भी हम बताने लगे ना। आप जानते हैं बहुत सारी चीजें, जब डॉक्टर के पास जाते हो आप तो डॉक्टर सीधा ही बोलता है ये टेस्ट करवा ला, ये टेस्ट करवा ला, ये टेस्ट करवा ला। फिर पेशेंट बोलेगा डॉक्टर किस नाम का है, डॉक्टर किस नाम का है। डॉक्टर सबसे पहले आपके सिम्टम पहचानता है, क्या ये इस डिजीज के सिम्टम हैं या नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली आपको डायग्नोस करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उस ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं होते हैं, तब वो आपको बोलता है कि अब तो आपको सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर आपको एक्सरे करवाना ही पड़ेगा, या पर्टिकुलर आप टेस्ट करवा के लाओ, अब जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मामला नहीं है। तो ऐसा ही होता है कि हम थ्योरेटिकली ये तो बता लेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव, बट ये नहीं बता पाएंगे वो डेक्स्ट्रो है या लीवो। सिम्टम से आपको ये पता चल जाएगा आपको ये डिजीज है, लेकिन वो कितने लेवल पर फैल चुकी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको जाकर लैब के अंदर टेस्ट करवाने ही पड़ेंगे। तो थ्योरेटिकली ये बता देंगे एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये नहीं बता पाएंगे डेक्स्ट्रो है या लीवो। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट के पास, जो हमारे लेवल पर एक ही इक्विपमेंट है जो आपको डेक्स्ट्रो और लीवो के बारे में बता सकता है। तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हालांकि यहां से किसी क्वेश्चन के आने की संभावना नहीं है, लेकिन टॉपिक यहीं से कनेक्ट होगा आगे। क्लियर? क्योंकि यहीं से वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कई बार हमसे पूछ लेता है।
तो पहली हेडिंग हमारे सामने रहेगी पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट, पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्लियर? देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? लाइट सोर्स। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए लाइट सोर्स। नॉर्मली हम लेते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, साथ के साथ छापते चलेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, उम्मीद करता हूं मोनोक्रोमेटिक का मतलब आपको पता होगा, एक सिंगल वेवलेंथ जहां से हमें मिलेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम इस्तेमाल में लेते हैं, और नॉर्मली इस पर्पज के लिए हम सोडियम लैंप का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम लैंप का हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। ये रहेगा मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यहां से आपकी ऑर्डिनरी लाइट बाहर निकलेगी, जितनी भी आपकी लाइट्स यहां पर आएंगी सब के सब सेम वेवलेंथ की रहेंगी। इसकी ये खास बात है। लेकिन ये लाइट हमारे किसी काम की नहीं है। नॉर्मल लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हर प्लेन के अंदर होते हैं, और हर प्लेन के अंदर होने वाले वाइब्रेशंस हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं बताऊंगा। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल लाइट। आधी से ज्यादा जनता ये नहीं जानती ये लिखा हुआ क्या है। क्या लिखा हुआ है ये? नॉर्मल लाइट। ये क्या बना देते हैं? एरो एरो बना लिए हैं, फिर उनमें से एक एरो आगे निकाल ले गए, बाकी सारे एरो रोक दिए। देखिए इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा लाइट का बिहेवियर पता होना चाहिए। लाइट के अंदर होते हैं तीन पाथ, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, और एक होता है उसका प्रोपेगेशन करने का तरीका। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। ये हमारे सामने इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ऐसे, ये हमारे सामने कौन चलेगा? मैग्नेटिक फील्ड चलेगा ऐसे, और ये लाइट का प्रोपेगेशन होता है। क्या होता है? प्रोपेगेशन। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो आपने डंडे बना रखे हैं ये क्या है? आप जानते हैं लाइट का वेव नेचर भी आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो अगर हम एक पर्टिकुलर वेव ले, पर्टिकुलर वेव जो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस वेव का ये देखो क्या है? एम्पलीट्यूड। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है कि नहीं है? ये क्रस्ट और ट्रस्ट आपने सारी चीजें पढ़ रखी है फिजिक्स के अंदर, तो इसी को ही दिखाया है। ये ऊपर की साइड वाला है और ये नीचे की साइड वाला है। तो ये जो एक डंडा आप बताते हैं ना, ये एक डायरेक्शन में जाने वाली वेव बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक डायरेक्शन में जाने वाली वेव। दिस वेव इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर नंबर ऑफ वेव हैं जो अलग अलग प्लेन के अंदर फैली हुई है, और ये हमारे किसी भी काम की नहीं है। हमें एक ही प्लेन के अंदर चाहिए सारा मामला। क्यों चाहिए सर? आपको बताऊंगा। इसके लिए हमें इसको पोलराइजर के थ्रू पास करना पड़ता है। आप ऑप्टिक्स में बहुत अच्छे से इसको पढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने आ जाता है पोलराइजर। पोलराइजर का काम क्या होता है कि एक प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस को लेके आना, दूसरे प्लेन के वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर देना, केवल एक ही प्लेन में जो वेव है उन्हीं को अपने थ्रू पास आउट होने देगा। इसके लिए हम इस्तेमाल लेते हैं किसका? निकोल प्रिज्म का। किसका इस्तेमाल लेते हैं? निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म किससे बना हुआ है उससे कोई तुमसे नहीं पूछने वाला। किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। किस पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि कैसे ब्लॉक करता है कैसे नहीं, लेकिन आपके लेवल पर बातें नहीं करनी है। जैसे ही इसके थ्रू पास होगा तो एक ही प्लेन के अंदर जो वाइब्रेशन रखती है वेव वो तो पास हो जाएंगी, बाकी सबको क्या कर देगा? ब्लॉक। बाकी सबको क्या कर देगा? ब्लॉक। ये जो हमारे सामने आ गई हैं वो सारी वो वेव हैं जो मान लीजिए इस तरीके से ऐसे ट्रेवल कर रही थी इस प्लेन के अंदर, ये सारी वेव पास आउट कर दी। जो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही थी ब्लॉक कर दी। जो वेव मान लीजिए ऐसे ट्रेवल कर रही थी वो भी क्या कर दी? ब्लॉक। ये इसका काम होता है पोलराइजिंग का। पोलराइजर एक ही प्लेन वाले को पास होने देता है, बाकी सबको ब्लॉक कर देता है। इसको बेटा हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल का नाम आपने सुना होगा। अब किसी भी कंपाउंड को आप चेक करना चाहते हैं कि वो कंपाउंड लाइट को रिस्पॉन्ड करेगा या नहीं करेगा, उस कंपाउंड का हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको ट्यूब के अंदर उसको रखते हैं, जिसे हम पोलरीमीटर ट्यूब का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पोलरीमीटर ट्यूब का नाम देते हैं। इस पोलरीमीटर ट्यूब के अंदर जिसका भी आपको चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसके अंदर उसका सॉल्यूशन बनाकर हम क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं। यू गॉट द पॉइंट? यस। इसके थ्रू पास आउट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, मेरी बात को तबियत से सुनना। ये वो सारी वेव हैं जो इस प्लेन के अंदर ट्रेवल कर रही हैं ऐसे। जब ये इसके थ्रू पास किया तो इनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के अंदर कोई चेंज नहीं आया, एग्जैक्टली ऐसे ही पास हो गई, कोई चेंज नहीं आया है। किसके अंदर? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के अंदर। जैसे ये थी एग्जैक्टली वैसे ही क्या होकर आ गई है? पास। इसका मतलब इसने लाइट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया।
जैसा था पोलराइजेशन का प्लेन, एग्जैक्टली वैसे ही लाइट हमारे सामने पास होकर आ गई। इसके एंगल में मतलब रोटेशन नहीं किया, किसी प्रकार से इसको डिस्टर्ब नहीं किया, तो यहां पर अल्फा नेट हमारे सामने निकल कर आता है 0। धीरे धीरे आपको अल्फा नेट समझ में आएगा। इसका मतलब हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव हम बोलते हैं जिनका अल्फा नेट क्या रहता है? 0, उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। मतलब ये लाइट को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। फिर आपने किया, मान लीजिए दूसरा आपने कंपाउंड चेक करना चाहा, उसका सॉल्यूशन बनाया, फिर इसके थ्रू पास किया। ये घूमेगा नहीं घूमेगा, कितना घूमेगा, वो एक एनालाइजर और होता है, पूरा सेटअप होता है। लेकिन सेटअप से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाते हैं। हमें तो बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन देखना है, बस 2-4 वर्ड हैं उनको समझना है। इस बार जब लाइट को पास किया गया दूसरे कंपाउंड के थ्रू, तो उसने प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को ही चेंज कर दिया। जिस प्लेन के अंदर लाइट पहले वाइब्रेट कर रही थी, अब उस प्लेन के अंदर लाइट का वाइब्रेशन नहीं रहा। अब उस प्लेट के अंदर लाइट का वाइब्रेशन नहीं रहा। समझिए, मान लीजिए स्टार्टिंग में लाइट आपकी ऐसे ट्रेवल कर रही थी, ऐसे प्रोपेगेट कर रही थी। क्लियर? जैसे जैसे सॉल्यूशन से गई वो ऐसे प्रोपेगेट करने लग गई, ऐसे। इसका मतलब प्लेन क्या हो गया? उसका चेंज हो गया। पहले उसके वाइब्रेशंस इस प्लेन के अंदर थे ऐसे, फिर उसके वाइब्रेशंस इस प्लेन के अंदर हो गए ऐसे। तो लाइट का क्या कर दिया उसने? चेंज कर दिया। इसका मतलब इसने लाइट को रिस्पॉन्ड किया है, और ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को चेंज करेगा, रोटेट करेगा, तो आप जानते हैं रोटेट करने के केवल कितने तरीके हैं? 2। या तो हम किसी चीज को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। मैं तेरे को बोलूं घूम जा, तो घूमने का 2 ही तरीका है, या तो राइट में घूमेगा या लेफ्ट में घूमेगा। मान लीजिए इसने इसको किधर घुमा दिया है? राइट में। किधर घुमा दिया है? राइट में। जितने एंगल से घुमाता है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। इसका मतलब सबसे पहली बात, यहां अल्फा नेट क्या आया है? नॉन जीरो। अगर किसी का अल्फा नेट नॉन जीरो है, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और इस टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये हमारे सामने कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। देखिए, डेक्स्ट्रो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है टुवर्ड्स राइट। टुवर्ड्स राइट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोल सकते हैं? क्लॉकवाइज भी हम इसको बोल देते हैं, कि जिसने प्लेन ऑफ पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स को नॉर्मली हम प्लस के साइन या फिर स्मॉल डी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है। प्लस का साइन मिलेगा उनके नाम के सामने, या स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं, क्या मिलेगा? स्मॉल डी। समझिए, मान लीजिए आपके सामने कंपाउंड है, कभी आप गए हो लेबोरेटरी के अंदर, तो इस प्रकार से आपको डी ग्लूकोज लिखा होता है। और डी ग्लूकोज जो लिखा होता है ना, जो जिसके अंदर रहता है, उस पर एक अपन पेपर से चिपका रखे थे उसका नाम कुछ ऐसे मिलता है, डी प्लस ग्लूकोज, ये लिखा होता है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस डी और प्लस में कोई रिलेशन है। कोई रिलेशन नहीं। ये प्लस आपको ये बता रहा है कि ग्लूकोज का नेचर कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी हमारे सामने है। अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाकर आप लाइट पास करोगे, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को घुमा देगा। किधर घुमा देगा? राइट डायरेक्शन में घुमा देगा। ये उसके नाम के आगे प्लस का साइन इंडिकेट करता है। अब आप समझिए कि हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों ली, नॉर्मल लाइट क्यों नहीं ली? क्योंकि नॉर्मल लाइट में इनफाइनाइट डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हैं। अगर कोई समय चेंज हो भी गया तो पता ही नहीं चलेगा। मान लीजिए किसी लाइट के प्लेन को मॉलिक्यूल ने घुमा दिया, हमें पता कैसे लगे? मुद्दे की बात तो यही है। मान लीजिए आपने क्या किया, बहुत सारी भैंसे एक साथ दौड़ा रहे हैं, उनकी रेस करवा रहे हैं। क्लियर? एक लाइन पर खड़ी कर दी, दौड़ा दी। अब कौन सी जीती तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, दिखने में कोई फर्क ही नहीं है। इसलिए हम उन पर क्या कर देते हैं? नंबरिंग 1 2 3, ताकि जो पहले पहुंचे पता चल जाए 3 नंबर जीती है। क्योंकि बिना नंबरिंग के हमें पता ही नहीं चलेगा। ऐसा ही होता है कि इसमें तो हर डायरेक्शन के अंदर वाइब्रेशन है, कौन से वाले में प्लेन में चेंज आया है आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें एक डायरेक्शन में चाहिए, ताकि चेंज आए तो क्लियरली विजिबल हो। ताकि चेंज आए तो क्लियरली विजिबल हो। इसीलिए हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल लाइट हमारे किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए जब लाइट आपने पास की, तो इस बार कंपाउंड ऐसा निकला जिसने वाइब्रेशंस के प्लेन को किधर घुमा दिया है? लेफ्ट में। किधर घुमा दिया है? लेफ्ट में। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं भाई लोगों? लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं? लीवो। ये अगेन लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये हमारे सामने आ जाता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब, लीवो का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर? टुवर्ड्स लेफ्ट। या इसी को हम क्या बोल देते हैं? एंटी क्लॉकवाइज।
कि ये कैसे घुमा देता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीपीएल को घुमा देता है। ऐसे कंपाउंड्स को माइनस के साइन या स्मॉल एल के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे आप कभी भी लेबोरेटरी के अंदर जाओगे तो अब आपके सारे मिथ धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। जब फ्रैक्टोज आप देखेंगे तो फ्रैक्टोज कुछ इस प्रकार से लिखा रहता है, डी माइनस फ्रैक्टोज। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ना शुरू कर दिया है तो फ्रैक्टोज का नेचर लिवोरोटेटरी होता है। अब देखो यहां डी के साथ माइनस है, यहां डी के साथ प्लस है, मतलब कैपिटल डी का प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। अगर कैपिटल डी के साथ कहीं प्लस आ जाता है तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस होता है। मतलब यहां पर भी अल्फा नेट क्या है, नॉन जीरो, और अल्फा नेट नॉन जीरो होने का मतलब उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और अल्फा नेट जीरो होने का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। दैट्स ऑल। ये प्राइमरी सेटअप था, पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं सीधा आगे बढ़ता तो आधों को बातें पता होती और आधों को बातें नहीं पता होती, क्योंकि आगे चलकर इसके अंदर वो शब्दों का ब्रह्म जाल फेंकेगा आप पर। ऑप्टिकल शब्दों का ब्रह्म जाल है, लैंग्वेज में घुमाएगा गोल गोल। कभी पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव नॉन आइडेंटिकल मिरर इमेज, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव अल्फा नेट नॉन जीरो। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप बात नहीं कर सकते। आप सोच रहे हैं क्या यही क्वेश्चन आएगा ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, इसको पता है एग्जामिनर को कि ये बात बच्चा पहले से पढ़कर आया है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। सुलझ गई जनता। और वहीं पूछ लेता ना बेसिक स्ट्रेंथ, सब बता देते। तो लैंग्वेज का खेल खेलेगा, और हम करते क्या है, हम केमिस्ट्री के अंदर लैंग्वेज के साथ ही खिलवाड़ करते हैं, उसको आसान बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या उसमें डायलॉग शायरी सब घुसेड़ देते हैं उसके अंदर। फिर वो कॉन्सेप्ट दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, बच्चा शायरी में सोच रहा है कि इसका मतलब क्या है, अलग ही लेवल पर निकल गया है। तो आसान बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से नहीं भटक सकते, ये हमेशा ध्यान रहे कि मजे कितने भी आते हो सिलेक्शन पढ़ने से आता है। और आप जानते हैं मजे 99 लेते हैं, 99% का सिलेक्शन भी नहीं होता है, सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1% है। क्लियर? पढ़ने वाले बच्चों को मतलब नहीं है, उसको समझ में आना चाहिए, और उसको पता है कि सिलेक्शन पढ़ने से आएगा, मजे से नहीं आएगा। बहुत सारे बोलते हो सर मजा नहीं आ रहा, तो मजे ले 2-3 साल, जब सिलेक्शन लेना होता पढ़ना शुरू कर देना। सुलटा दिया है क्या? सुलटा दीजिए जल्दी से इसको। आज तो ये एक्सपेरिमेंट सेटअप ही रहेगा अपना। कल की क्लास में ऑप्टिकल बढ़िया लेवल पर क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और अब जिन्होंने अभी तक आइसोमेरिज्म अटेंड नहीं किया है, आपके यार दोस्त उनको बोल दो कि आखिरी के 3-4 लेक्चर हैं, एटलीस्ट सब अटेंड कर लो। क्यों? क्योंकि फिर आखिरी में रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा ना, तो फिर मैं दाना दान बोलूंगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा नहीं बनेगा, पार्शियली वो रेसमाइजेशन होगा, कंप्लीट रेसमाइजेशन होगा, दोनों एंजाइमर बनेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन। क्लियर? हाँ, मीजो वीजो सबकी बातें होने वाली है। क्लियर? चलिए, तो आज की अपन सभा यहीं तक रखते हैं। आपको आगे का काम मिल चुका है, जिन्होंने मॉड्यूल सुलटा दिया है वो आगे काम करें।